नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी अपडेट एट 12 में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। ये सबसे पहले रुख करते हैं मुख्य गतिविधियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रोएशिया की धरती से आह्वान, युद्ध के मैदान नहीं संवाद ही समाधान, दिया शांति, कूटनीति और लोकतंत्र का वैश्विक संदेश। आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताते हुए वैश्विक एकजुटता को बताया जरूरी। युद्धग्रस्त ईरान से आर्मेनिया होते हुए 100 से अधिक भारतीय छात्र दिल्ली पहुंचे। परिजनों ने ली राहत की सांस। सरकार ने कहा हर भारतीय की सुरक्षा सर्वोपरि। डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर ठगी रोकने को फिनटेक कंपनियां खोजें समाधान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार देगी हर संभव सहयोग। फिनटेक को बताया भारत के डिजिटल भविष्य का स्तंभ। जल्द लागू होंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेकर अनिवार्य नियम। हर सरकारी और तकनीकी सिस्टम में भारतीय मानक समय IST का होगा पालन। समय मानकों में एक रूपता के लिए उठाया बड़ा कदम। सबसे बड़ा सामूहिक योग कार्यक्रम बनेगा इस वर्ष का योग संगम। 4 लाख के पार गया पंजीकरण। राजस्थान है इस अभियान में सबसे आगे। विदेशों में भी आयोजन को लेकर दिख रहा है खासा उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी औपचारिक यात्रा के बाद क्रोएशिया से स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के संबंधों में इस यात्रा को नया अध्याय बताया। इस दौरान क्रोएशिया के प्रधानमंत्री एंड्रेज प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। भारत क्रोएशिया के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुल 4 समझौता ज्ञापन हुए, जिनमें कृषि क्षेत्र में सहयोग, संस्कृति क्षेत्र में साइंस एंड टेक के अलावा एक समझौता ज्ञापन और ICCR और जाग्रेब यूनिवर्सिटी के बीच हिंदी चेयर स्थापित करने को लेकर हुआ। भारत की सागरमाला परियोजना के तहत हो रहे पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल जोन के विकास और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में क्रोएशिया की कंपनियों के लिए भी व्यापक अवसर है। हमने अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स के बीच जॉइंट रिसर्च और कोलैबोरेशन पर बल दिया है। भारत अपने स्पेस अनुभव को क्रोएशिया के साथ साझा करेगा। फ्रेंड्स, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध आपसी स्नेह और सद्भाव का मूल है। इवान फिलिप वेजनिन ने 18वीं शताब्दी में पहली बार यूरोप में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। 50 वर्षों से जाग्रेब यूनिवर्सिटी में इंडोलॉजी विभाग सक्रिय है। आज हमने अपने सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संबंधों को और बल देने का निश्चय किया है। जाग्रेब यूनिवर्सिटी में हिंदी चेयर के MOU की अवधि 2030 तक बढ़ाई गई है। आने वाले 5 वर्षों के लिए कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम तैयार किया गया है। लोगों के आवागमन को सरल बनाने के लिए मोबिलिटी एग्रीमेंट को जल्द पूर्ण किया जाएगा। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग इसके विरोध में ही रहेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह क्रोएशिया के लोग इसे धूमधाम से मनाएंगे। फ्रेंड्स, हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में
भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री का ये तीसरा टर्म है और ये बेहद सुखद संयोग है। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों की भी चर्चा की। ये सुखद संयोग है कि पिछले वर्ष भारत के लोगों ने मुझे और क्रोएशिया के लोगों ने प्रधानमंत्री आंद्रेज जी को लगातार तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया है। इस जनविश्वास के साथ हमने अपने तीसरे कार्यकाल में अपने द्विपक्षीय संबंधों को 3 गुना गति देने का निर्णय लिया है। रक्षा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म सहयोग के लिए एक रक्षा सहयोग प्लान बनाया जाएगा, जिसमें ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सचेंज के साथ साथ रक्षा उद्योग पर भी फोकस किया जाएगा। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं। हमारे इन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे। इससे पहले क्रोएशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री क्रोएशियन प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के साथ सिटी सेंटर भी गए। प्रधानमंत्री क्रोएशियन प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच के साथ सिटी सेंटर भी गए। उन्होंने क्रोएशियन राष्ट्रपति जोरान मिलेनोविक के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने अपने विचार क्रोएशिया की पुस्तक में दर्ज किए।
प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के संबंधों में इस यात्रा को नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा, समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं आ सकता, बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। वहीं प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना भी की। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जागरेब के इस सुंदर शहर में मुझे आने का अवसर मिला। भले ही यात्रा छोटी है, लेकिन इस दौरान मुझे आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का सुंदर अनुभव हुआ। यह मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ। इन सभी तैयारियों के लिए और आत्मीय स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। It was a great honor in that respect to unveil the statue of Mahatma Gandhi in Zagreb, a gift from the President of India at the time, on the occasion of his 150th birthday anniversary in 2019. These stories are more than historical footnotes. They speak to a deeper narrative of mutual curiosity, cultural admiration, and a spirit of solidarity that continues to shape our friendship. Excellency, today India stands at the vanguard of global progress, guided by a bold and inclusive vision for development, sustainability, and technical innovation. Under your dynamic leadership, India has emerged as a strong advocate for the global South and a powerful voice on the international stage. Your successful hosting of 2023 G20 Summit, as well as the upcoming Global Artificial Intelligence Summit, which is due February next year, are shining examples of this global leadership. Croatia commends your enduring efforts to promote peace, foster cooperation and advance human progress both within India and far beyond your borders. प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौतों के बारे में विस्तार से विदेश मंत्रालय ने अपनी स्पेशल ब्रीफिंग सेशन में ये जानकारियां दी। Talks and other occasions have discussed a very broad range of issues. As you're aware, the visit takes place against the backdrop of serious global challenges and flux. The leaders discussed regional and global issues, including ongoing conflicts and other major developments. Cooperation in counterterrorism was a prominent theme of discussions. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Plenković for Croatia's support and solidarity in the wake of the terror attacks in Pahalgam. The two leaders agreed that there is a huge potential to expand trade, investment and innovation linkages. Some of the areas where there are business linkages include IT, pharmaceuticals, equipment for wind and solar power generation, railway signaling, arms and unmanned vehicles, ports and shipping, tourism and hospitality. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2025 समारोह में विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने भारत के तेजी से बढ़ते फिनटेक और डिजिटल पेमेंट सेक्टर की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की फिनटेक कंपनियों ने जो प्रगति हासिल की है, उसके आसपास भी कहीं विकसित देश नहीं पहुंच पाए हैं। सीतारमण ने यह भी बताया कि भारत का फिनटेक बाजार वर्ष 2028-29 तक $400 अरब से अधिक का हो सकता है। यह अनुमान 30% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है, जो दर्शाता है कि ये क्षेत्र न केवल आर्थिक रूप से बल्कि तकनीकी रूप से भी भारत की मजबूती का प्रतीक बन चुका है। India achieved 80% financial inclusion rate in just 6 years, a feat that no other country can achieve. Thank you.
Some observers going through this World Bank report have even said this is a level which would have taken, by normal course, 50 years to achieve, whereas fintech revolution has achieved it in 6 years only. India now actually accounts for almost half of all real-time digital transactions in the world. 48.5% is done in India. Shows both sides of the story. People are throbbing to use it every minute. 35 crore users are part of the UPI system. This is a direct outcome of citizen enthusiasm, and for urban and rural youth and even rural elders, people deserve credit for this open to change and for making the effort to learn and adopt new technology. Actually, during the pandemic, payment apps became the lifeline, enabling contactless payments and doorstep banking when mobility was restricted. As per RBI's Digital Payments Index, which measures the overall usage of digital payments, it has quadrupled in the last 5 years from 100 in 2018, 100 in 2018, to 465 in 2024. And at this pace, as this pace is gaining momentum, for example, just last month in May, UPI transactions in May 2025, it stood at 1,867.7 crore transactions by volume and 25.14 lakh crores in terms of value. India achieved. इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए वहां रह रहे हजारों भारतीयों को सुरक्षित घर वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। ईरान से भारत लाए जा रहे छात्रों का पहला जत्था बृहस्पतिवार को सुबह भारत पहुंचा। पहले जत्थे में 100 से ज्यादा छात्र शामिल हैं। ईरान में बिगड़ते हालात के बीच वहां फंसे 110 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर भारत लाया गया। सभी को लेकर एक विशेष फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। विदेश मंत्रालय ने कहा, विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। ईरान में 4000 से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं और उनमें से आधे छात्र हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 21 जून तक उत्तराखंड का दौरा करेंगी। इस यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति निकेतन में रहेंगी और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगी। 19 जून को राष्ट्रपति एक एम्फी थिएटर का उद्घाटन करेंगी तथा राष्ट्रपति निकेतन में स्टाफ क्वार्टरों, अस्तबलों और बैरकों का शिलान्यास करेंगी। 20 जून को राष्ट्रपति निकेतन को आम जनता के लिए खोले जाने से संबंधित समारोह में भाग लेंगी और आगंतुक सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया एवं स्मारिका दुकान जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगी। वे राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन और राष्ट्रपति उद्यान का शिलान्यास भी करेंगी। निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन 24 जून 2025 से जनता के लिए खुले रहेंगे। 20 जून को राष्ट्रपति देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का भी दौरा करेंगी, जहां वे एक प्रदर्शनी एवं मॉडल स्कूल विज्ञान प्रयोगशाला का अवलोकन करेंगी तथा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगी। उसी शाम राष्ट्रपति राजभवन नैनीताल के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उस पर एक डाक टिकट भी जारी करेंगी। 21 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून स्थित उत्तराखंड राज्य पुलिस लाइन मैदान में सामूहिक योग प्रदर्शन में भाग लेंगी। भारतीय मानक समय यानी कि IST को लेकर सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। आने वाले दिनों में IST का पालन अब केवल औपचारिकता नहीं बल्कि कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। बता दें कि समय की सटीकता को लेकर भारत सरकार अब बड़ा फैसला लेने जा रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये घोषणा की है कि सरकार जल्द ही भारतीय मानक समय यानी कि IST के अनिवार्य उपयोग को लेकर नियम अधिसूचित करेगी।
उन्होंने कहा कि देश में सभी सरकारी, तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एक समान समय व्यवस्था बेहद जरूरी है। इससे न केवल प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति आएगी, बल्कि समय आधारित सेवाओं में भरोसे और जवाबदेही की नई मिसाल भी कायम होगी। डिजिटल सेवाओं, वित्तीय लेन देन, सरकारी प्रक्रियाओं और न्यायिक कामकाज में कई बार अलग अलग समय मानकों की वजह से भ्रम की स्थिति बनती है। अब इन सभी में IST को ही मानक रूप से अपनाना होगा। अब वोटर ID कार्ड के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हां, चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड वितरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP लागू कर दी है। इसके तहत अब 15 दिनों के भीतर मतदाता को उसका वोटर ID कार्ड मिल जाएगा और वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। चुनाव आयोग ने वोटर ID कार्ड यानी कि EPIC के वितरण को और सुगम और तेज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नई SOP के मुताबिक EPIC जनरेशन से लेकर डिलीवरी तक हर चरण की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। यानी मतदाता अब ये जान सकेंगे कि उनका वोटर कार्ड किस स्थिति में है, कब बना, कब छपा और कब उनके पते पर पहुंचेगा। इससे पहले वोटर कार्ड की डिलीवरी में हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था। अब इस नई प्रक्रिया से यह समय सीमा घटकर महज 15 दिन हो गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कदम डिजिटल सशक्तिकरण और मतदाता सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना हो या EPIC कार्ड प्राप्त करना, अब सारी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और ट्रैक करने योग्य होगी। चुनाव आयोग का यह कदम निश्चित ही मतदाता जागरूकता और भागीदारी को मजबूत करेगा। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम योग संगम के लिए पंजीकरण ऐतिहासिक 4 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। देश में किसी भी कार्यक्रम ने कभी भी इतने बड़े पैमाने पर सुनिश्चित भागीदारी हासिल नहीं की है। 21 जून 2025 को सुबह लगभग 6:30 बजे से 7:45 तक आयोजित होने वाला योग संगम अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक योग कार्यक्रम बनने जा रहा है, जिसमें लाखों संस्थान, संगठन और समुदाय एक साथ हिस्सा लेंगे। राजस्थान इस अभियान में सबसे आगे है, जहां लगभग 1,38,033 संगठनों ने पंजीकरण कराया है। इस वर्ष की थीम है एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस आयोजन को लेकर देश ही नहीं, विदेशों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। जोर शोर से इस दिवस की तैयारियां चल रही हैं। देखिए ये खास वीडियो। और इसी के साथ अपडेट है 12 में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं G7 समिट की इन झलकियों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।
It's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7 since 2018 in Biarritz, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership. भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक